नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो देश में इस वक्त तूफान आया हुआ है। एक तूफान कोरोना जैसी महामारी का, जिससे निपटने के क्रम में हम सब चौथे लॉकडाउन को झेल रहे हैं। तो दूसरा तूफान जो है वो है सुपर साइक्लोन अम्फान, जिससे पूरा देश तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान का पूर्व तटीय इलाका यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर यानी असम, मेघालय जैसे राज्य निपट रहे हैं। लेकिन इसका असर पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। पूर्व तटीय राज्य तो ऑलरेडी आपात स्थिति में हैं ही। इसी तरह कोरोना नाम के तूफान का असर भी हमारे दिनचर्या पर पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है इस देश की गरीब जनता, प्रवासी कामगार, मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले और वो तमाम लोग जो दिहाड़ी पर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। जब इन लोगों पर इस तूफान ने कहर बरपाना शुरू किया तो इनके पास अपने मूल निवास तक जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ये सब परिवहन के साधन के बगैर लाचार हो गए। कुछ ने पैदल जाना शुरू किया तो कुछ अपने अपने साधनों के साथ चल पड़े। उनके साधनों में किसी के पास साइकिल थी तो कोई ठेला चलाकर निकला, तो कोई अपने रिक्शे को ही अपनी मंजिल का हमसफर बनाकर तपती धूप में निकल पड़ा। ये क्रम पिछले मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ। चारों ओर से इन हैरान परेशान लोगों की खबरें आनी शुरू हुई, लेकिन मोदी सरकार की नींद नहीं खुली। ट्रेनें और बसें चलाने की मांग उठती रही, लेकिन सरकार कोरोना के जंग में इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने ही योद्धाओं की चीखें सुनाई नहीं दी। ये वो योद्धा थे जिनके बलबूते सरकार के विकास रूपी रथ का पहिया सड़कों पर दौड़ रहा था। खैर, मई महीने की शुरुआत में सरकार ने कई शर्तों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, मगर इसका फ़ायदा जितना इस मुसीबत की घड़ी में श्रमिकों को मिलना चाहिए था वो अब तक नसीब नहीं हुआ। और उसकी बानगी कल मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर तब देखने को मिली जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रेन में सफर की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से और खासकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल पर 1000 बसों से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने की पहल के लिए योगी सरकार से परमिशन मांगी गई। जवाब में नाम पते के साथ बसों का ब्यौरा सरकार ने मांगा और सियासत शुरू हो गई। हद तो तब हुई अमलेंदु जी, जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज करवाए गए और उधर राजस्थान में उसी के जवाब में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कांग्रेसियों ने केस दर्ज करवाए। लेकिन इन सब के बीच बसों की सियासत जारी है। बसों में मजदूर, कामगार या जरूरतमंद सवार नहीं हो पाए हैं, बल्कि बेशर्म राजनीति जो है वो जमकर सवारी कर रही है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, ये जो असल में सब घटनाएं सामने निकल कर के आई है, ये भाजपा की निकृष्टतम राजनीति का जो है वो उदाहरण है। इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो जनता के सामने आ गया है कि ये कितनी निकृष्टतम स्तर की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यानी मजदूर मुसीबत में है, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल चल करके आ गया है, उसे अभी और आगे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना है। ना तो आप उसको पैदल घुसने दे रहे हैं, और अगर कोई, आप तो मतलब बसें चला ही नहीं रहे, आप तो ट्रेन चला ही नहीं रहे, अगर दूसरा कोई उसके जाने का इंतजाम कर रहा है तो आप उसको भी रोक रहे हैं। और आप देखिए, 4 दिन तक जो ये नाटक चलता रहा कि आप आज लिस्ट दे दीजिए, आप फिटनेस प्रमाण पत्र दीजिए। यूपी यूनिवर्सिटी कितनी बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र हैं, योगी जी बता सकते हैं क्या इस देश को? ये देश जानना चाहता है कि योगी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की जितनी बसें चल रही हैं उनमें क्या सबके पास फिटनेस प्रमाण पत्र हैं? तो ये असल में जो ओछी ओछी राजनीति जो है, ये असल में भारतीय जनता पार्टी का इस पे कॉपीराइट मुझे लगता है हो गया है, और ये यही किया करते हैं। इससे निकलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर इनका ओछा हथकंडा और ओछी राजनीति किसी हाल में नहीं हो सकती। और सवाल ये है कि अपने ही देश में क्या हम अपने घर नहीं जा सकते? किस कानून के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि आप अपने घर नहीं जा सकते? और जी। यहाँ तो गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस ने लिस्ट क्यों सौंपी बसों की? कांग्रेस को सवाल करना चाहिए था कि पहले आप वो कानून बताइए जिस कानून के तहत जो है आप लोगों को अपने घर जाने से रोक रहे हैं। ये सवाल उठना चाहिए था। अभी आपातकाल लागू नहीं हुआ है, और आपातकाल लागू हो भी नहीं सकता, और लागू अगर आपातकाल हो भी जाएगा तब भी जो मानवाधिकार है वो स्थगित नहीं हो सकते। ये आदमी का मौलिक अधिकार है कि वो अपने घर जाए, और जो अपने घर जाना चाहता है उसको सरकार किसी हाल में रोक नहीं सकती है।
तो ये बल्कि मतलब मदद करती भारतीय जनता पार्टी लोगों की, मदद करने की बजाय जो है वो बाधा पहुंचा रही है, और जो लोग मदद कर रहे हैं उल्टे उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। जी। ये जो है बिल्कुल जो है जो मतलब तुच्छ स्तर की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब इनको हर समय चुनाव दिखाई देता है। आज इस संकट की घड़ी है जब देश के सामने भी और मानवता के सामने भी इनको अपना सांप्रदायिक एजेंडा, ओछा हथकंडा और चुनाव दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ ये जी। चुनाव से ही तय करेंगे, मतलब ये जो भी कुछ करेंगे वो चुनाव के लिए चुनाव के लिए करेंगे। मुझे लगता है इससे जो है ऊपर निकलने की आवश्यकता है, और मोदी सरकार जो है वो देश के मजदूर को मजबूर समझने की जो बड़ी भूल कर रही है उससे बाहर निकलना चाहिए। मजदूर जो है इस देश का निर्माता है, भिखारी नहीं है। और ये सरकार जो है मजदूर को भिखारी जो है समझने की जो है कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 2 दिन पहले एक बुजुर्ग का फोन आया, और जी। वो मुझसे कहने लगे कि अमलेंदु जी, हमारे परिवार में 70 साल जो थे आरएसएस को दिए, और हमें अफसोस होता है कि हमने जो है अपना पूरा परिवार जो है हमने उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों को अपना समय दे करके। ये जिस तरह की निकृष्टतम राजनीति इस समय की जा रही है, हमने इसके लिए आरएसएस को अपने 70 साल नहीं दिए थे। आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के अंदर जरा भी संवेदनशीलता बची है, जिसके अंदर जरा भी इंसानियत है, वो अगर आरएसएस का कार्यकर्ता भी है, तो वो आज सवाल उठा रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। ये ना इंसानियत के हिसाब से ठीक है, ना हिंदू जी। धर्म के हिसाब से ठीक है, और ना ये राजनीति के हिसाब से ठीक है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने इस पर जो है वो चिंतन और मनन और आत्मावलोकन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जी अमलेंदु जी, इधर प्रियंका गांधी ने आज वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उन बसों पर बीजेपी का झंडा लगा करके चला ले, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करे। मगर योगी सरकार नहीं मानी, जैसा हम सब देख चुके हैं। और 3:30 बजे के बाद उन्होंने कहा था, प्रियंका गांधी ने, कि हम आगे 4 बजे अपनी बसों को वापस ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो श्रमिक हैं वो घर वापस जो लौट रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है, जो अभी तक लौट चुके हैं, कि करीब हर चौथा आदमी जो है वो जो लौट कर आया है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। खासकर ये खबर जो है बिहार और यूपी से ज़्यादा आ रही हैं। अमलेंदु जी, अगर हर चौथा आदमी जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, जो लौट के आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देश में ये महामारी जबरदस्त फैल चुकी है, और अब इससे गांव भी अछूते नहीं रहेंगे। और दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के डर से गांव वालों को इतना डरा दो कि वो अपने ही निवासियों को गांव के अंदर आने की मनाही कर दे, आने ही न दे। कहीं यहाँ भी सियासत तो नहीं चल रही है? क्या ये सब सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत तो नहीं है, जो नहीं चाहते कि उनके कामगार घर लौटें? क्योंकि अगर आज वो आराम से घर लौट गए तो कल उनकी फैक्ट्री में काम कौन करेगा? क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इतिहास के इस दौर में मोदी सरकार की विराट विफलता और निर्लज्जता जो है वो याद की जाएगी। इसको याद रखना चाहिए कि आप इस तरीके की हरकतें करके, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जैसे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब देश के अंदर 500 भी केसेस नहीं थे, तब तो आपने 3.5 घंटे में लॉकडाउन लागू कर दिया। और आज 50 दिन के बाद जब 1 लाख से ज्यादा जो है केसेस हो चुके, और एक एक दिन में 5,000 6,000 केस सामने निकल करके आ रहे हैं, वो भी स्थिति तब है कि जब अभी 20 लाख जो है वो जांचें नहीं हुई हैं। ये स्थिति तब तब सामने निकल करके आ रही है, और तब जो है आप जो है वो छूट दिए जा रहे हो। आप बता रहे हैं कि आपको अर्थव्यवस्था पटरी बनानी है। अरे अर्थव्यवस्था को तो गड्ढे में आप ले गए माननीय मोदी जी। आप देश को 70 साल पीछे ले गए। आपने 6 साल के अंदर जो काम किए हैं उसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में पहुंच गई है। इसकी जिम्मेदारी आप लेने के बजाय जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो सवाल जो है ये है कि प्रधानमंत्री को जो है अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, और इस कोरोना के फैलने के लिए जो है वो भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी को वो लेनी चाहिए। 70 सालों में मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो ना देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाए, ना देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दे पाए, ना देश में महामारी रोक पाए, और जहां तक राजनीति का सवाल है, वो राजनीति भी जो उनकी जो है वो गरीबों के खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ और देश के अवाम के खिलाफ जाकर खड़ी होती है। और ये निश्चित तौर पे जो है, आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ था, कर्नाटक की खबरें हम लोगों के सामने आई थी जी। कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जाकर के जब वहां के उद्योगपतियों और बिल्डर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, उसके बाद कर्नाटक सरकार ने जो मांग की थी रेलगाड़ी चलाने की, वो स्थगित कर दी, और वहां मजदूरों को बंधक बनाने की खबरें आई। झारखंड के एक मंत्री ने बाकायदा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर के मुलाकात करके कहा और बताया कि किस कंपनी ने जो है झारखंड के मजदूरों को बंधक बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो इस तरीके के वायरल हो रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों को बंधक बनाया जा रहा है और पुलिस मार रही है, और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें जो हैं वो जो पैदल मजदूर चलते हुए जा रहे हैं उनको मार मार के जो वापस भेज रही है। तो ये निश्चित तौर पर एक साजिश है, क्योंकि जो मजदूर अब लौट रहा है, राजीव जी ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो जो लौट रहा है उसका भी सरकार से और इस सरकार के चाल चरित्र चेहरे से
पूरी तरीके से जो है उसका जो है भरोसा उठ चुका है और वो किसी हाल में अब लौटने वाला नहीं है। दूसरा, जो श्रम कानून में जिस तरीके से सरकार ने हेरफेर करने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर मजदूर को जो है वो बंधुआ मजदूर बनाने की ही रणनीति पर काम कर रही है ये सरकार। तो इसलिए भी जो है अब जो मजदूर है वो बंधुआ मजदूर बन के काम नहीं करेगा, क्योंकि मजदूर खुददार होता है, मजदूर जी। आत्मविश्वासी होता है, उसका आत्मसम्मान होता है। वो पूंजीपति की तरह जो है सरकार के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। ये पूंजीपति बिल्कुल। और मजदूर के बीच का अंतर होता है। तो ये सरकार जो है असल में चूंकि पूंजीपतियों की नजर से सोचती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब आप देखिए कि सारे देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन मोदी जी के मित्रों की अर्थव्यवस्था जो कुनाचे मार रही है। जियो में फेसबुक निवेश कर रहा है, अब फेसबुक जो है वो भी ऑनलाइन बिजनेस में उतर करके आ रहा है। यानी देश का जितना बजट होता है, उससे ज्यादा जो है देश के 66-67 पूंजीपतियों की जो है वो आमदनी है। तो ये सरकार जो है उन उन पूंजीपतियों के ऊपर जो है रिच रिच टैक्स लगा करके गरीबों को ही कुचलने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल। सरकार को जो है फिर से पुनः आत्मचिंतन और आत्ममंथन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, और अपनी जो ये जन विरोधी और जनता विरोधी जो नीतियां हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वरना इतिहास हम लोग पढ़ते आए हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि इतिहास में तमाम ऐसे लोग आए हैं, तमाम ऐसे राजा महाराजा लोग और शासक आए हैं जिन्होंने जनता के ऊपर जुल्म किए हैं, लेकिन वो जुल्म ज्यादा समय तक टिके नहीं है और उसके दुष्परिणाम जो वो भोगने पड़े हैं। इतिहास से जी। सबक लीजिए। मुझे लगता है कि इतिहास से जो है वो हर आदमी को सबक लेना चाहिए, वो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर जो भी हो अमलेंदु जी, मगर ये तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर या मजदूरों के हालात को लेकर या अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर कभी कुछ बताती नहीं है। ये तो साफ नजर आ रहा है। और चौथे लॉकडाउन के पहले भी मोदी जी देश से एक बार मुखातिब हुए थे फिर से, जिसमें राहत पैकेज का उन्होंने, हम सब जानते हैं कि ऐलान किया था, लेकिन इस पैकेज में कितना किसके लिए है ये बताने का जिम्मा उन्होंने वित्त मंत्री पर छोड़ दिया था। फिर धीरे से सरकारी फरमान आ गया कि चौथा लॉकडाउन कब तक होगा और किन शर्तों के साथ चलेगा, लेकिन इन छूटों का क्या सही और क्या गलत असर रहेगा पड़ेगा और राहत पैकेज का क्या होगा, वो सब बातें नहीं हुई। और मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार कहां तक क्या करेगी, लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कि उसमें वो विफल हो गई है। ट्रेनें चलाई गई, लेकिन ट्रेनों का क्या हुआ ये सब भी हम देख रहे हैं। 4 लॉकडाउन के बाद देश में कोरोना के मामले 1 लाख से अधिक हो गए हैं। वो क्यों हो गए? क्वारंटीन सेंटर की हालत क्या है? टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है? गौमूत्र से इलाज का दावा करने वाले अब कहां चले गए? ऐसे कई सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी जो है सरकार की है, लेकिन सरकार ने खुद को इन सवालों से बरी कर रखा है। और ऐसे भी मोदी जी तो सीधे सवाल कभी लिए ही नहीं, पत्रकारों से चर्चा वो करते नहीं हैं। इसलिए देश की जनता को जागरूक होना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।